संस्थापक कमलेश पांडे, जो कि मेरा स्टूडेंट है। 2013 से 16 के बीच में यहाँ पे बीएससी मैथ और स्टैट से किया हुआ है, जो कि आज एक एनजीओ चला रहा है और बहुत अच्छा एनजीओ इसका चल रहा है। तो एक दिन हमारी अचानक बात हुई, तो बताया कि सर एक हमारा सेमिनार करा दीजिए अपने विद्यापीठ में। तो हमने कहा कि अच्छी बात है। तो हमने डिसाइड किया, तो हमारे हेड सर भी एक सेमिनार कराना चाह रहे थे तुम लोग कैरियर से रिलेटेड। तो हमें ये समझ में आया कि कैरियर काउंसलिंग वाला प्रोग्राम और एनजीओ वाला प्रोग्राम एक साथ ही रख दिया जाए। साथ में रखा भी गया, लेकिन थोड़ा सा प्राकृतिक चीज़ों का कोई ठिकाना नहीं है। लाइट कट गई है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है सबको, हम लोगों को भी दिक्कत हो रही है। लेकिन जो चीज़ जिस समय शेड्यूल किया गया है उसी समय हो जाता है तो ठीक रहता है। इसको टालने का मतलब कब होगा कब नहीं होगा कोई ठिकाना नहीं, ठीक है। तो जो आज यहाँ पे एनजीओ के तहत जो टॉपिक है हमारा पर्यावरण संरक्षण, उसके बारे में कमलेश पांडे जी आप सभी लोगों को विस्तार से बताएंगे। आप लोगों को इससे बहुत नॉलेज मिलेगा अपने पर्यावरण से रिलेटेड को लेके, कि पर्यावरण में हमें क्या होना चाहिए था और हम इस समय पर्यावरण में क्या कर रहे हैं। पर्यावरण के साथ खिलवाड़ जो हो रहा है हमारे लिए भविष्य में घातक ही सिद्ध होगा, ठीक है ना। ये तो सही बात है। तो अब हम अपने स्टूडेंट कमलेश पांडे को मंच पे आमंत्रित करेंगे, जो कि आजकल लोग इनको सेमिनार मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। सेमिनार मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इनकी संस्था जो है शिक्षा, जन जागरण, स्वास्थ्य, पशु क्रूरता निवारण इत्यादि में विशेष कार्य करती है। तो अब हम कमलेश पांडे जी को आमंत्रित करते हैं और वो आप सभी लोगों के बीच में अपनी बातों को रखें, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। देखिए, पर्यावरण संरक्षण पे मुझे लगता है कि सैकड़ों प्रोग्राम यहाँ हुआ होगा और आप लोग सेमिनार अटेंड किए होंगे, है कि नहीं किया आप लोगों ने? तो दुर्भाग्य है आप लोगों का। फिर तो चलिए, अब सौभाग्य का उदय होगा। अब देखिए, इसमें पर्यावरण संरक्षण एक कॉमन टॉपिक होता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, इसके बिना इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। एवं वीगन जीवन शैली, आप लोगों में से कितने लोगों ने वीगन जीवन शैली का नाम सुना है? किन किन लोगों ने सुना है, जरा अपना हाथ उठा दें। ओनली वन? और कोई नहीं है क्या? 2 लोग, ठीक है। अब देखिए, ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज है, ठीक है ना। तो इसमें हम बात करेंगे विश्वविद्यालयीय विमर्श। विमर्श का मतलब क्या होता है? विमर्श का मतलब क्या होता है? हाँ, गहन चर्चा को और गहन विचारों के आदान प्रदान को क्या बोलते हैं? विमर्श करना, ठीक है। इज इट क्लियर? तो हम जब यूनिवर्सिटी स्तर पे ये प्रोग्राम को आयोजित करते हैं तो इसका विषय थोड़ा बदल जाता है। मीन्स ये हो जाता है पर्यावरण संरक्षण एवं वीगन जीवन शैली। लेकिन जब हम जाते हैं इंटर कॉलेज और उससे नीचे वाले स्टूडेंट्स के पास, जैसे हाई स्कूल, मिडिल क्लास, प्राइमरी एजुकेशन के बच्चों को जब हम सेमिनार देते हैं, तो उसका विषय होता है, नहीं मेरी तरफ वहां कर दीजिए, उसका विषय होता है पर्यावरण और शाकाहार, ठीक है। सत्र भी दे देते हैं, सेमिनार भी बोल देते हैं। क्योंकि एक छोटे स्तर पे होता है तो बच्चों को बताते हैं कि पर्यावरण के कितने घटक होते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, होता है ना, ये बेसिक चीज होता है। लेकिन हम लोग उस चीज का चर्चा यहाँ करने नहीं आए हैं। तो देखिए, इससे पहले सर ने बताया कि काउंसलिंग को लेकर के एक यहाँ पर सेमिनार हो चुका है ना। तो आप लोग थोड़ा ऊब गए होंगे, मुझे भी थोड़ा सुन करके ऊब जाइए, फिर चले जाइएगा। इसके लिए मैं आपको पहले से धन्यवाद देता हूं। देखिए, आज बहुत विकराल समस्या है
पर्यावरण की, मतलब क्लाइमेट चेंज की। ओके, क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि जलवायु किसे कहा जाता है ना। मौसम के बारे में सबको पता होगा। मौसम किसे कहते हैं, जरा कोई मुझे बता सकता है क्या? मौसम क्या होता है भाई, कोई बताओ मुझे। जैसे मैं एक स्टूडेंट, मुझे नहीं पता, आप बताइए ना, मौसम किसे कहते हैं? जैसे अभी कौन सा मौसम चल रहा है? चल रहा है ना, तो एक समय में जो मौसम, उसको क्या बोलते हैं? मौसम। अब अब बात करते हैं जलवायु की। जलवायु की बात करते हैं, क्लाइमेट की। तो जलवायु क्या होता है? बड़े समय के लिए, बड़े अंतराल के लिए और बड़े क्षेत्र के लिए। हाँ, जैसे हम ये बात करें कि हमारा देश किस तरह की जलवायु का देश है, ठीक रहे ना। तो ये होता है कि 30 साल का हम लेके चलते हैं कि 30 साल में किस देश का कैसा क्लाइमेट है, होता है कि नहीं होता है। तो अब क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि आज हम कितना जबरदस्त हम देख रहे हैं चेंज हमारे वातावरण में, हमारे क्लाइमेट में। आप देखिए कि कौन सा प्रदेश है जहां बहुत ज्यादा बाढ़ आया हुआ है, वहां हालत बहुत गंभीर है, हजारों पशु मर रहे हैं, इवन मानव की क्षति हो रही है कि नहीं हो रहा, वहां हो रहा है सब कुछ, पैसे का भी नुकसान हो रहा है और जान माल सब चीज की हानि हो रही है, ठीक है। तो ये कहां से हो रहा है? क्लाइमेट चेंज उसका मेन वजह है, ठीक है। तो आप सभी को पता है क्लाइमेट चेंज के विषय में बात होना चाहिए। आप लोग ग्रेजुएट, आप पीजी वाले लोग हैं क्या इसमें? सब ग्रेजुएट वाले लोग हैं। देखिए, शिक्षित होने का मतलब ये हो गया कि हम वोट भी देना जानते हैं। तो हम सरकार से सिर्फ यही क्यों बोलते हैं कि सिर्फ एक रोजगार दिला दो, ये करा दो, हमारा अस्तित्व भी तो बचना चाहिए ना। अगर मान लीजिए 30 सालों में ये स्थिति, कंडीशन ये कि 1.2 डिग्री सेल्सियस का औसत तापमान बढ़ गया है, जब ये तापमान थोड़ा पॉइंट डिग्री सेल्सियस बढ़ते जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, है ना। तो उसके बाद प्रलय होगा, फिर नदी साफ हो जाएगी, क्योंकि अब जो ग्लेशियर पिघलेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी बहेगा, तो नदी का जो प्रवाह है वो भी धीरे धीरे सूखेगा, तो खत्म हो जाएगा, सपाट भूमि बन जाएगी। तो एक बात है कि जब भयंकर तबाही आएगी बाढ़ के रूप में, जब वो बाढ़ जाएगा तो भयंकर सूखा के रूप में तबाही हुआ आएगा, मतलब दोनों जगहों से मार पड़ेगी हमको। ये बहुत ही विकराल समस्या हो जाएगी, कोई नहीं बचने वाला उसमें। तो ये जो हर साल जो बढ़ रहा है टेम्परेचर, तापमान, वो क्यों बढ़ रहा है, इस पर चर्चा करनी है। आप सिर्फ बात करते हैं सीएफसी की, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की। एसी में, फ्रिज में आपने बोल दिया कि हम अपने कार का एसी बंद कर देंगे तो चलो हम तो अच्छे आदमी, हम तो रोड पे बंद कर दिए, क्लाइमेट चेंज में थोड़ा सुधार कर देंगे, है ना। लेकिन आप बेवकूफी करते हैं, आप वहां ध्यान दे रहे हैं जहां पर जैसे एक तना है, एक भयंकर वृक्ष है जिसमें पत्तों काटने से कुछ नहीं हो रहा है, उसके जड़ में जो चीज है आप उसको नहीं देख पा रहे हैं। आप एसी को बंद करके सिर्फ पत्ते को काट रहे हैं, उसका मेन जो जहां उद्गम है क्लाइमेट चेंज का, उस पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो हम सरकार, अगर जब भी हम वोट की बात करें, कुछ भी, हम ये चीजें पॉलिटिकली नहीं बोल रहा हूं मैं, बस ये कह रहा हूं कि शिक्षित समाज होने के नाते हम ऐसा सरकार चुने जो हमारे भविष्य के लिए भी काम करे, क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए भी काम करे। सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी भी है, हम उनको अवगत करा सकते हैं, उनको मजबूर कर सकते हैं, हमारे अंदर इतना पावर है, ठीक है। तो देखिए, ये पर्यावरण संरक्षण की बात तो चली रही है, और इसके पहले जितनी जानकारी आप लोग इकट्ठा कर सकते हैं नेट से, समय कम है। अब जो मेरा विशेष उद्देश्य है जहां आने का, वो मैं बताना चाहूंगा। पर्यावरण संरक्षण को आप कहीं से चैट जीपीटी, आज तो बहुत आसान हो गया, सब कुछ लेकर के बैठ जाइए, है ना। वीगन जीवन शैली पर चर्चा करते हैं। आपने देखा कि पर्यावरण संरक्षण के बाद मैंने वीगन जीवन शैली को लिख दिया, तो इसमें इस पॉइंट को जोड़ने का क्या मकसद है, क्या मतलब इसको जोड़ने का है कि नहीं, आपके मन में आया होगा। इस यहां पर दो भाइयों ने हाथ उठाया कि वीगन जीवन शैली के बारे में ये दोनों जानते हैं, ये और उन्होंने। क्या और लोग नहीं जानते हैं? आपने बहन सुना कि नहीं जी? वीगन इंग्लिश शब्द है, हाँ नहीं सर, मैं पूछ रही हूँ वीगन का इंग्लिश। हाँ मैं बता रहा, हिंदी बताना ना। देखिए, हाँ बताइए सर, इंग्लिश क्या होगा उसका? ये इंग्लिश ही है, या मैं नहीं जानती।
देखिए इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है, हिंदी में बोलते हैं निर्वध्य, जैसे जीवन शैली है ना, वीगन का मतलब होता है निर्वध्य, निर्वध्य जीवन शैली। निर्वध्य मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज, एनीथिंग, कोई भी चीज जो कि बिना किसी हत्या के, वध के और शोषण के आ रहा हो, जो चीज बिना किसी एक्सप्लॉयटेशन के आ रहा हो, वो क्या है, निर्वध्य तरीके से आ रहा है, ठीक है ना। तो निर्वध्य वही होता है जो किसी भी तरह के, विदाउट एनी क्रुएल्टी, बिना किसी क्रूरता के जब कोई चीज आती है उसको बोलते हैं निर्वध्य। और जीवन शैली हमारा रहन सहन ऐसा हो, खाने के लिए, खाने में, पीने में, टहलने में, घूमने में, इवन हर चीज में, है ना, मनोरंजन में भी, हम किसी भी तरह के एनिमल प्रोडक्ट को ना इस्तेमाल करें, उन पर किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन ना करें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि विचार तो आ ही रहा होगा कि किस चीज की चर्चा हो रही है ना। इसमें हम ये कह रहे हैं कि वीगन होना उसे कहते हैं जो व्यक्ति मांस न खाता हो, अंडे का सेवन नहीं करता हो, ठीक है, चमड़े का इस्तेमाल नहीं करता हो, शहद का इस्तेमाल नहीं करता हो, लेदर के कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करता हो, और लड़कियां रेशम की साड़ी नहीं खरीदती हो, और कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में भी एनिमल वाले प्रोडक्ट ना इस्तेमाल करती हो, और दूध न पीती हो, दूध से बनी किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करती हो, तो ऐसे लोग वीगन कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? वीगन कहे जाते हैं। तो दूध के प्रोडक्ट को इस्तेमाल न करने वाले को या सर या अब यहाँ से, जी हाँ, ऐसा क्यों? देखिए मैं सोच रहा था कि हमारे गुरुजी हमसे नहीं पूछेंगे, आप लोग पूछेंगे। देखिए ये चीज आपके अंदर होना चाहिए था। सर ने एक क्यूरियोसिटी दिखाई कि भाई दूध भी नहीं पी सकते, नहीं पीना है, मतलब ये क्यों मना कर रहे हैं। अच्छा बताइए कि मैं यहाँ दूध न पीने के लिए क्यों कह रहा हूँ, मतलब जो वीगन जीवन शैली कहता है ना कि दूध नहीं पीना है, ऐसा क्यों कहा गया है, ऐसा क्यों कहा गया, बता सकते हैं क्या? हाँ एग्जैक्टली। देखिए इन्होंने बोला कि दूध के लिए क्यों मना कर रहे हैं, जैसे कि पहले बता दिया कि निर्वध्य जीवन शैली की चर्चा हो रही थी, बिना किसी वध के कोई चीज प्राप्त करने के लिए। आज जानते हैं भारत जो है ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पे है बीफ का एक्सपोर्ट करने में, है ना। आप सब लोग आंकड़े पढ़ते होंगे, हर दिन 100 करोड़ से ऊपर जानवरों को काटा जाता है, मारा जाता है, और हम लोग 800 करोड़ के रूप में हैं। हम पूरे विश्व में 800 करोड़ हैं। हम एक हफ्ते के अंदर अपनी प्रजाति से ज्यादा तो जानवर खा जा रहे हैं, और मछलियों की गिनती तो कर ही नहीं रहे हैं। हर साल 80,000 करोड़ मछलियों को हम लोग खा जाते हैं। ये आंकड़े सिर्फ हवा हवाई नहीं है, ये आंकड़े सही हैं, जेन्युइन है। अच्छा, बढ़ भी जाएंगे, बढ़ जाएंगे, एग्जैक्टली, हाँ बढ़ जाएंगे। अच्छे, हाँ सुनिएगा, जैसे कि भाई साहब ने बोला कि एक्सपोर्ट होता है दूसरे स्थान पे, जल्द ही पहले स्थान पे आ जाएंगे, मतलब अपना नाम रोशन कर देंगे करने में, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि एक वीडियो बना लीजिए, खोल लीजिए, एक दो वीडियो ले लीजिए, वहां से फाइट हो जाएगा। तो सुनते भी रहिएगा फोटो लेने के साथ साथ। मैं ये कह रहा था कि आप समझिए कि हमारे यहां से जो गाय भैंसे जा रही हैं, किस लिए जाती हैं विदेश? कटने के लिए जाती हैं। अच्छा, ये गाय कहां से आती हैं? हम गाय को माता बोलते हैं ना, और भैंस को मौसी बोलते हैं, ठीक है। तो गाय हमारी माता, भैंस हमारी मौसी। ये सब चीज क्यों हो रहा है? लगातार हमको करोड़ों टन दूध चाहिए, वो दूध किसी फैक्ट्री से तो आ नहीं रहा है। हम जानवरों को जबरदस्ती पैदा करते हैं, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करके, है ना। कृत्रिम गर्भाधान एक तरीका है जिससे जो गाय 20 साल जी रही है, वो प्राकृतिक तौर पे सिर्फ 4 बार बच्चे पैदा कर रही है। प्राकृतिक तौर पे बच्चे जल्दी होते नहीं है, वो एक सिस्टम होता है, अपना समय समय पे होता है, नहीं भी होता है। तो 4 बार होगा 20 सालों में, ये आप जंगलों में देख सकते हैं। लेकिन हम ब्रीडिंग करके, हम आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करके हम 8 से 9 बार बच्चे पैदा करवाते हैं। 20 साल में जो उसका बच्चा पीछे पीछे तैयार होगा, चाहे बच्चियां तैयार होगी, वही बच्चे बछड़ा देगी। तो इस तरीके से 20 सालों में 20 से 25 गाय बछड़े सब पैदा हो जाते हैं। और एक किसान के पास इतना संसाधन नहीं है कि वो 2 से ज्यादा रख पाए, तो बाकी बचे 20 कहां गए? वो चले गए सड़कों पे। और सड़कों से कहां चली गई? ट्रक में भर करके पार चली गई देश से, या बिहार भी कट जाती है।
तो भारत इसलिए हो रहा है नंबर 1, नंबर 2 है, नंबर 1 हो जाएगा। तो जितना तादाद इनकी बढ़ेगी वो कटेंगी। आप सोचिए कि सरकार सोच ले कि मैं एक शेल्टर हाउस खोल लूं, मैं 10 ठो गाय बचा लूं, और कोई गौ भक्त बोले कि मैं कट्टर हिंदू हूं, मैं गौ रक्षक दल का हूं, मैं 10 जानवर बचाता हूं। भाई आप दूध का प्रचलन करके हजारों गाय कटवा रहे हैं और तुर्रा ये कि आप 10 जानवर बचा रहे हैं, है कि नहीं? कितना बड़ा ये षड्यंत्र है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो कि श्वेत क्रांति के जनक थे, है ना, ऑपरेशन फ्लड, उन्होंने बोला था कि गरीब जनता को इन समितियों, सहकारी समितियों से जोड़ करके ये अपने मानक के अनुसार दाम तय करेंगी और ये अपना लाभ कमाएंगे, खुद ये सेट करेंगे वैल्यू और उससे लाभ कमाएंगे। उन्होंने उस दौरान बोला कि बिना जानवर को काटे इस डेयरी इंडस्ट्री से मुनाफा प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पहले आप 10 साल 15 साल उस जानवर से दूध उगा करके उसको सब्सिडाइज करा है ताकि उसका मांस सस्ता हो सके। जैसे एक गाय है, आपने उससे 2 लाख का दूध निकाला, अब उसको 50,000 में आप उसका चाहे 10,000 उसका मांस बेच दिया, तो आपने एक तरफ तो उसका दूध पी करके उसको सब्सिडाइज करा है, दूसरा आपने उसके मांस खा करके उसको भी कर दिया। अगर सिर्फ मांस के लिए गाय भैंस पैदा की जाती तो इतना महंगा होता कि कोई बंदा उस मांस को नहीं खा पाता, क्योंकि वो गाय सीधे 10 लाख 12 लाख की हो जाती, महंगा हो जाती, है ना। तो हम दूध पी करके मांस को सब्सिडाइज करते हैं और मांस खरीद के दूध को सब्सिडाइज करते हैं। तो बात समझ में आ रही है? ये क्रुएल्टी की बात है। मेरे पास ऐसे आंकड़े हैं ना कि अंडा के बारे में ऐसे आंकड़े कि आप सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू गिरने लगेंगे। जिसको बोलते हैं कि एग इंडस्ट्री में तो यार ऐसे ही होता है, उनको कोई पीड़ा नहीं होती है। अगर हम एक बार मान लें कि अंडे को खाने में कोई हिंसा नहीं हो रही, मान लीजिए हिंसा नहीं होती, आपने मान लिया कि अंडे खाने में कोई हिंसा नहीं है, लेकिन हिंसा होती है, लेकिन आपने माना, सपोज किया कि अंडे खाने में कोई हिंसा नहीं होती है, लेकिन उस मादा की कल्पना कीजिए जिससे अंडे निकलवाए जाते हैं, उसको बोलते हैं लेयर प्रजाति की मादाएं और मुर्गियां। वो ऐसी ब्रीडिंग की जाती है उनकी कि वो बस अंडे देने के लिए बनी होती हैं, है ना। तो जो मुर्गी एक साल में 12 अंडे देती है, एवरेज 12 से 14 अंडे देती है, उस मुर्गी का हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग करके हम उस लेयर प्रजाति की मुर्गी से 250 से 300, पौने 300 अंडे दिन निकालते हैं। इतना अंडे मतलब पर डे एक अंडे अप्रॉक्स। और जानते क्या होता है, 1 साल 2 साल में मुर्गी की आंतें बाहर निकल जाती हैं। ये हो रहा मुर्गियों के साथ। आपको लगता है कि अंडे खाने में कोई हिंसा नहीं, लेकिन अंडे खाने में हिंसा नहीं भी है तो उस मादा की कल्पना कीजिए जो आपकी वजह से आंत उसका निकल जा रहा है, वो मर जा रही है ना। उस पर क्रूरता तो हो रही है ना, जाति तो हो रही है ना, लेकिन ये गलतफहमी है कि अंडा जो है उसमें क्रूरता नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अंडे वाली दुकान में जब रखे रहते तो उसमें फट पड़ के मुर्गे निकल जाते, चूजे निकल जाते हैं, होता ही नहीं होता है। तो ये सब चीजें हैं, आप देख सकते हैं, छिपा नहीं है, हर व्यक्ति जान सकता है, समझ सकता है। आप लोग कोई प्रश्न नहीं कर रहे हैं कि हमने दूध के लिए मना किया, तो कुछ आप बोल सकते थे कि ये वगैरह कैसे पोषण सप्लीमेंट वगैरह। सर वही मैं पूछ रहा, आप लोग क्या, ये विद्यापीठ है ना, क्या बोला, क्या, हाँ क्या बोला, दूध नहीं निकालने मतलब उसको भी तो नुकसान करेगा, उसके बच्चे को भी। क्या नुकसान करेगा? अरे होता है, गांव में लोग बताते हैं, गांव में लोग बताते तो उनका बात आप मान लेंगे? अरे मैं देखा हूँ, मतलब होता है ये बच्चे, मतलब दूध अगर बच्चे ज्यादा निकलेगा तो वो दिक्कत कर रहा है बच्चे को, उसके तो उसके बच्चे को भी दिक्कत तो करेगा ना। बहुत बड़ी इनका प्रश्न हो गया, आप बैठ जाइए, धन्यवाद। देखिए, इन्होंने एक बात बोला कि हम इतने करुणावान व्यक्ति हैं कि हम उस गाय की रक्षा के लिए दूध निकालना चाहते हैं। इन्होंने बोला नहीं, अच्छा नहीं, ये सुनिए, मैं इस चीज को मजाकिया लहजे बोला कि थोड़ा सा माहौल बने, आप लोग सुनिए मुझे, मैं आपका मजा नहीं ले रहा हूं। तो मैं ये कह रहा था कि
हम उससे दूध निकालें ताकि उस पर कल्याण कर सके। हम इतने कल्याणकारी व्यक्ति हैं। आप समझिए ना कि जंगल में अगर कोई गाय रहती है, नील गाय रहती, नील गाय दूध देती कि नहीं देती है? उसका बच्चा होता होगा, तो इसका मतलब नील गाय को मर जाना चाहिए। इतना दूध आता होगा, फटा जा रहा होगा, बच्चा बेचारा पी कर मर गया होगा। जंगल की भैंसे, हाँ अब बता रहा हूं मैं, सुनिएगा। जो बछड़ा, नवजात बछड़ा पैदा हो गया, ठीक है, उसका ये टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है कि वो दौड़ेगा, टहलेगा, कूदेगा, भागेगा। और जानते हैं जब शिशु पैदा होता है, जब इंसानी शिशु पैदा होता है, तो एक दिन में मल्टीपल टाइम दूध पीता है। पीता नहीं पीता है, लेकिन आप नवजात बछड़े को सिर्फ 2 बार दूध पिलाते, वो भी कम कम मात्रा में। और बछड़ा पहले दिन से दौड़ना शुरू कर देगा, तो बछड़ा 4 से 5 दूध पिएगा, पचा भी लेगा। और गाय जब खूंटे से बंधी रहेगी, उसको आप पोषण वाले आहार देंगे ना, तो सिर्फ दूध बनाएगा। उसका दूध और पौष्टिक बनता जब वो दौड़ती, खेलती, कूदती, और उसका दूध और बढ़िया पौष्टिक होता है उसके बछड़े के लिए। तो बछड़ा भी दौड़ता, वो दूध पचाता भी, और गाय भी पचाकर अच्छा दूध देती। आप बोल रहे हैं कि हमने इसको बांधा, हमने मशीनी तौर पर दिखा दिया, उसके थन इतना दूध आ गया, 2 लीटर पी जाएगा, 4 बज जाएगा। भैया ये तो हमारा हक है, क्योंकि बच्चे को का तो पेट खराब हो जाएगा। उसको हमने बांध दिया, बाकी हमने निकाल दिया। लेकिन भाई साहब, आपके उस दूध के चक्कर में अब वो गाय बूढ़ी होगी, वो बछड़ा भी एक दिन बड़ा होगा। क्या बड़ा क्या होगा? 6 महीने में रोड पे चला जाएगा, और फिर वो जाएगा उधर, दूध तो देगा नहीं वो, गोबर। लेकिन इसको जोड़ सकते हैं एक बार के लिए, जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत। श्री कृष्ण भगवान माखन क्यों खाते थे? एक मिनट रुक जाइए। तो श्री कृष्ण भगवान जो थे, अगर वो माखन पसंद करते थे, तो क्या वो भी वीगन जीवन शैली के नहीं थे? देखिए अच्छा प्रश्न है। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ हो जाएगा। देखिए अच्छा है, देखिए मैं यहाँ पर इसलिए आया था कि मेरे जो अनुज हैं, आप लोग मेरे छोटे भाई के समान है, बहन लोग भी हैं, बड़ा भाई हूँ। बेशक हम लोग बेइज्जत होके जाएंगे यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बातें होंगी। आज बातें होंगी। आपने कहा कि धार्मिक दृष्टिकोण से मैं देखना चाहता हूं कि क्या भगवान श्री कृष्ण जब दूध पीते थे, क्या वो वीगन नहीं थे? भाई साहब, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि परिस्थितियों का तुलना कीजिए ना। आज हमारे पास AK-47 है, हम युद्ध करने तीर बाल लेकर तो जाते नहीं है, नहीं जाते ना। अच्छा, दूसरी बात, लेकिन भगवान, हाँ ठीक, अच्छा है, बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण दूध माखन खाते थे, चाय नहीं पीते थे, गुलाब जामुन नहीं खाते थे। आप क्यों खाते गुलाब जामुन? अब भगवान श्री कृष्ण खोवा नहीं खाते। खोवा की इजाद हमने 100 सालों में किया है। खोवा क्यों खाते हैं आप? गुलाब जामुन क्यों खाते हैं? हाँ, बस वही कह रहा हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस समय जो किया, जब प्रोग्रेस आपने कर लिया, तो भगवान श्री कृष्ण का सिर्फ दूध आप पीना चाहते हैं, उनका बताया हुआ, उनकी गीता पढ़ना नहीं चाहते होंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, आप सिनारियों का तुलना कीजिए। आज हमारे पास जो गायें हैं, किससे बंधी रहती हैं? खूंटे से। आप बताइए कि भगवान श्री कृष्ण कब क्या बोलते, नेवड़ा लेकर के और खूंटा लेकर के बात का दूध दूहते थे? कब करते थे ऐसा? नहीं देखा आपने, लेकिन पढ़ा था ना। आप नहीं देखे? नहीं, अच्छा है, इन्होंने बोला कि मैं नहीं देखा, इन्होंने भी नहीं देखा, लेकिन सुनी बात कर रहे हैं ना, तो सुनी बातों को ही लेके चलिए। सुनी बातों में ये पगहा नहीं था, सुनी बातों को लेकर वहां पगहा नहीं था, लेकिन आज पगहा है। और हाँ सुनिए, आपने सिर्फ दूध की बात करी है, जो उसके साथ बलात्कार होता है, हम उसके गुप्तांगों में हाथ डालकर उसका बलात्कार करते हैं, इसको इट इज कॉल्ड रेप। आप बोलते उसको मां, तो बोल दिया आपने, लेकिन जो कोई व्यक्ति आकर सिलेक्टिव ब्रीडिंग करता है, मतलब वो जो आकर उसे इंसेमिनेट करता है, उसकी बात कौन करेगा? भगवान श्री कृष्ण बर्दाश्त करते हैं इस बात को? नहीं करते ना। तो हम लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर हमारे सामने होगा तो। भाई साहब, आप जो दूध पीते हो बलात्कार का ही दूध आता है। आपको कोई ऐसा दूध है जो बिना आर्टिफिशियली पैदा हो रहा है? हाँ भैया, हाँ सर। क्वेश्चन था ना कि जो अभी गाय वाला बात की है आप, गाय बछड़ा वाला, बछड़े का क्या होता है ना कि आखिर वो बछड़ा ज्यादा दूध पी लेगा तो उसके हेल्थ के लिए वो हानिकारक होता है। वो तो मैंने आपको बता दिया। कहाँ बताया सर? कि महिलाओं को ब्रेस्ट फीडिंग करने की बात बोला जाता है। हाँ देखिए, एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, तो क्या बोला आपने कि बार बार किया जाता है, तो अच्छा बात है ना फिर तो। नहीं सर, तो उनको बाबा क्यों बोला जाता है, ट्राई किया जाता है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग कीजिए, ब्रेस्ट फीडिंग कीजिए,
तो आप ब्रेस्ट फीडिंग इंसान करेगा? अरे सर वो बच्चों की बात कर रहा हूँ, हम बच्चों मैं की- नहीं, आपको मैंने पूर्व मैंने बताया अभी कि जब गाय, आपको मैंने बताया था अभी ना कि बछड़ा पहले दिन से दौड़ना शुरू कर देगा। गाय भी दौड़ती है। आपने गाय को पगहे में बांध दिया, उसको आपने अच्छा अच्छा भोजन दिया है खाने के लिए, पोषक तत्व, जिससे उसका दूध और बढ़ता है। वो एक जगह खूंटे बधी गाय है, उसका दूध बढ़ रहा है, और बछड़ा भी बधा है, वो पचा नहीं पा रहा, तो बोलते हैं कि वो नहीं पचा पा रहा है, उसका विकास भी नहीं हो रहा अच्छे से। आप अगर छोड़ दे जंगल में, वो बछड़ा कई दफा दौड़ेगा, घूमेगा, वो उतना दूध पचा लेगा। गाय दौड़ेगी तो उसका भी कम दूध पैदा होगा। ऐसा नहीं सर, होता है सर। बछड़े को आप ताजा ताजा छोड़ दे, अभी हुआ है बछड़े छोड़ दे, बार बार जाएगा दूध पीने, तो जाएगा दूध पीने, वो उसके लिए हानिकारक है। तो आपने उसको ऐसा बनाया सर ने। जैसे एक बात बताइए मुझे आप, सर एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि आप तोते को रख दीजिए 2 साल, 1 मिनट, आप तोते को 2 साल रख दीजिए जेल में, पिंजड़े में, उसे कहीं चल बेटा उड़ ले तू, वो उड़ेगा? कितना परेशान रहेगा। आपने उसको बाध्य किया है सर। भी ग्रंथों की बात की, शिव पुराण ले लिया। मैंने ग्रंथों की बात नहीं, मैंने सिर्फ गीता की बात की, मैंने सिर्फ गीता की बात की। धार्मिक ग्रंथ ही हुआ वो। हाँ। चलिए हम मानते हैं उसमें ये जिक्र नहीं है कि उसमें जिक्र बहुत अच्छे अच्छे हैं, ठीक है? बहुत जिक्र है, तो मैं ये 18 कहता पुराण। हूँ कि हाँ शिव पुराण हुआ, वो भी हमारा एक बहुत हाँ, पुराण, वो पुराण है जी। तो उसमें ये क्यों लिखा हुआ है कि जो शिव जी है उनका हमेशा दुग्धाभिषेक ही होगा, वही ज्यादा? बिल्कुल बिल्कुल। अब सुनिए, इन्होंने धार्मिक बात कही है कि पुराणों में एक प्रथा है कि हम दूध से दुग्धाभिषेक करते हैं। अच्छी बात, सुनिएगा, क्या आपने उसको तह तक जाने का प्रयास किया है? क्या प्रयास किया आपने? दूध और दही जो भी होते हैं, ये एक अच्छे डिटर्जेंट होते हैं, मतलब कि साफ उससे ज्यादा अच्छे से होता है। ये फैक्ट है, साइंस फैक्ट चेक है ये। ठीक है, हो गया आपका सर? ठीक है, थैंक यू। देखिए, हम ये जानते हैं कि 4 हमारे पास वेद हैं, 6 वेदांग हैं, 18 उपनिषद, 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण है। प्राचीनतम हमारा जो ग्रंथ है वो वेद रहे हैं। सबसे प्राचीनतम हमारे ग्रंथ क्या रहे हैं? वेद रहे हैं। वेद में कोई मिलावट नहीं है, उपनिषदों में कोई मिलावट नहीं, लेकिन पुराणों में मिलावट है। आप किसी भी वेद में देख लीजिए, दूध की बात को उतना महत्व नहीं दिया। हम बता रहे क्या होता है, अगर शिव जी पर दूध चढ़ाया जाता है, भगवान शिव सबके आराध्य हैं, देवों के महाधिदेव है कि नहीं है? तो भगवान शिव को जो हमारा पुराण की रचना की गई थी वेदों के बहुत हजारों साल बाद, एग्जैक्टली। अब समझिएगा कि उस दौरान जो परिवार था, जो समाज था, वो कृषक प्रधान समाज था। कृषक प्रधान समाज के पास एक ही चीज, बहुमूल्य चीज हुआ करता था, वो था उनके लिए दूध। भाई उनके पास गाय है, भैंस, बैल है और दूध है। वो दूध को बड़ा ऊंचा दर्जा दिया करते थे, क्योंकि राजाओं, चंद राजा थे, उनके पास बहुत सारा सोना था, और चंद और ज्यादा मात्रा में किसान थे, उनके पास दूध के रूप में एक रहा करता था संपत्ति। पुराणों में लिखा गया कि भगवान शिव को आप सबसे अमूल्य चीज अर्पण कीजिए, सबसे अमूल्य चीज अर्पण कीजिए। तो सारे कृषक समाज ने बात बोली कि प्रभु हमारे पास सबसे अमूल्य चीज, हमारे पास दूध है, हम आपको दूध अर्पण करेंगे। तो उन्हीं में से कोई ऋषि होते थे, उन्हीं में से कोई मुनि होते, जिन्होंने वेदों की पुराण की रचना में लिख दिया कि भगवान शिव को दूध से दुग्धाभिषेक किया जाता है। इतिहास बहुत प्राचीन है। तो इसका मतलब वीगन जीवन शैली जो है वो प्राचीन होगी हमारे लिए, प्राचीन, हम उसी पे चलते आ रहे हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि परिवर्तन होना जरूरी है। आज देखिए हमारे पास ये स्थिति है कि आपने ऊपर देखा पर्यावरण संरक्षण, अब इस पर भी आ जाएंगे। अगर कंपैरिजन वाले हिस्से से देखेंगे तो आज जो जिम्मेदार हम लोग हैं इतने ज्यादा एक्सपोर्ट करने के मास्क, वो हम लोग नहीं हो पाएंगे। बस एक चुनाव करने की आवश्यकता है कि हम दूध को त्याग दें। ठीक है, उसके विषय में आऊंगा, सब्स्टिट्यूट से क्या होगा मैं बताऊंगा। ठीक है, उसको हम त्याग सकते हैं। लेकिन अब आपने बात की कि पर्यावरण संरक्षण, हम यहाँ पर इस टॉपिक को क्यों लेकर आए हैं? आज अगर हमारे पास दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं, हमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो उसका बहुत बड़ा कारण है कि हम वीगन जीवन शैली से दूर हट रहे हैं। आप पूछेंगे ऐसा कि वीगन जीवन शैली आया था? देखिए, हमारे बहुत प्राचीन जी, मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले हमारे यहाँ जो जैन धर्म था, वो लोग आज बहुत सारे जैन दूध नहीं पी रहे हैं, आज छोड़ा जा रहा है। बहुत पहले तो था कि अहिंसा चाहे किसी रूप में भी हो, उसको करना चाहिए, मतलब अहिंसा को लेना चाहिए, हिंसा को त्याग करना चाहिए। तो हिंसा त्यागने के क्रम में हम जब डेवलप किए तो मुझे लगा कि यहाँ हिंसा, तो हमने इस चीज को छोड़ा। जैसे लगेगा कि यहाँ हिंसा, मैंने इसको छोड़ा,
यहाँ हिंसा यहाँ छोड़ा, तो पता चला कि आज जब गायों की स्थिति खराब हो रही है तो उसका बड़ा कारण है कि हम प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, हम उस चीज को हटा दें, तो हमें ये छोड़ना होगा। तो पता चला कि वहां से इसको छोड़ना होगा। अब जो सर ने कहा कि ये बहुत प्राचीन है वीगन जीवन शैली, बस उसका इंग्लिश नाम बदल गया है। अमेरिका में 1956 में वीगन शब्द का एक कॉइन किया गया था, प्रयोग किया गया था, तो वहां से वीगन नाम दिया गया। लेकिन ये बहुत प्राचीन जो इसकी जड़ है वो हमारी संस्कृति में रहा है, वेदों से ले सकते हैं, वेदों के बाद हमारे फिर जैनों ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। तो उसी विकास की प्रक्रिया में आज हम इतने आगे बढ़ चुके कि हम चाहते हैं कि अगर वीगन नहीं बनेंगे तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पशुओं की हत्या वो नहीं रुकेगी। जी, अंडा मांस सब खाते हैं, तो अगर हम लोग खाना छोड़ दें 1 साल के लिए, सिर्फ सभी लोग खाना छोड़ दें, आप जितने लोग बैठे हैं, तो इससे क्या मतलब क्या चेंजेस आएगा बताइए, क्या बदलाव हो सकते हैं? अन्न की कमी आपने बोला ना। अरे हाँ, अच्छा ठीक है, ओके ठीक है बहन बताइए। सर जैसे कि आजकल जो भी एग्रीकल्चर होता है वो बहुत सारा बायोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का यूज करके होता है, जिससे कि हम लोग का ग्रोथ उतने अच्छे से नहीं हो पाता। तो डॉक्टर्स भी यही प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप मिल्क का यूज करिए या फिर एग्स और मीट का यूज करिए। तो अगर एग्रीकल्चर ही ऐसा हो रहा है, इतने सारे केमिकल्स का यूज करके हो रहा है, तो हम लोगों को भी हार्म होता है उससे। होता है, हाँ, तो होता है। उसलिए हम लोग क्या करें? अगर हम लोग सब चीजों को छोड़ देंगे तो हमारा भी तो एक्सप्लॉयटेशन होने लगेगा। देखिए देखिए, अच्छा है, इस तरह के प्रश्न होने बहुत जरूरी हैं। इन्होंने कहा कि पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, तो अगर हम उसको खा करके बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं कि दूध एक ऐसा सहारा है जो आपको सही रखेगा और बैलेंस रखेगा। इन्होंने ऐसा बोला है। और इनका क्वेश्चन था कि अगर हम पहले मुर्गे पे आ जाते हैं, पहले इनका हम समाधान कर देते हैं, है ना। इन्होंने बोला कि 1 साल के लिए हम मुर्गा ना खाएं, तो ये एक्चुअल में क्या हुआ कि इन्होंने बोला तो इन्होंने उसको और प्रकाशित किया। इन्होंने स्पष्टता ये बोला कि क्या अन्न की कमी नहीं हो जाएगी, बोला इन्होंने, नहीं बोला। चौक कहाँ गया? इधर चौक है। आप बोले बहुत सारे जॉब्स खत्म हो जाएंगे। तो इन्होंने बोला कि अगर हम मुर्गे को खा रहे हैं तो अन्न की बर्बादी हो रही है। ठीक है, थोड़ा फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन जी, मुझे मुर्गा बनाने तो नहीं आ रहा है, बना देता हूँ। देखिए ये मुर्गा है, ठीक है, ये मुर्गा है, ठीक है। अगर ये 2.5-3 महीनों में 3 किलो का कितना हो गया, ये थोड़ा सुन लीजिए, 3 किलो का हो गया, ठीक है। तो ये 3 किलो ये मुर्गा हुआ है। आप बोल रहे हैं कि हम 1 साल मुर्गे नहीं खाएंगे तो हमारा अन्न का क्या होगा, ठीक है। 3 किलो मुर्गा है, माना जाता है कि 1 किलो इसका मांस बनाने के लिए 3.2 kg ऑफ ग्रेन आर रिक्वायर्ड। 3 किलो 200 ग्राम अनाज की आवश्यकता पड़ती है। 3 से गुणा करें, 3.3 होता है, उसे 3.2 मैंने दिया, यानी 9.9 अप्रॉक्स लेके चले तो 10 किलो लगभग अनाज की आवश्यकता पड़ती है। ज्वार, मक्का, बाजरा जो भी आप ले लें, तो 10 किलो अनाज है एक तरफ, 3 किलो का मुर्गा है। 10 किलो अनाज और 3 किलो का मुर्गा। 3 किलो के मुर्गे में कितने लोग भोजन करेंगे? मुझे भोजन बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कितने लोग भोजन करेंगे? पहले सर 1 मिनट, हम आप तो टीचर है ना, बच्चों के इस पर थोड़ा सा कर लेते हैं, आपसे बाद बात करें। हाँ बताइए भैया, बताइए कितना लोग करेंगे? भाई बता तो रहे थे ना भी कि अन्न की बर्बादी होगी, बताओ भाई। हाँ हाँ, अन्न की बर्बादी पर कर दें। अन्न की कमी हो जाएगी। इसके कहने का मतलब है इसके कहने का मतलब है कि होता क्या है, जॉब खत्म हो जाएगी। हाँ, इसके कहने का मतलब है कि जो हम लोग खाते हैं वो हमारे ज्योग्राफिकल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आखिर जैसे हम साउथ में देखेंगे, आप कुछ देखेंगे मछली खाते हैं, तो साउथ में अन्न कम होता है कंपैरिजन टू मछली, क्योंकि वहाँ समुद्र से रिलेटेड है। ठीक है, मां वहाँ कंडीशन कुछ और है, ठीक है। आप चले जाएंगे मिडिल ईस्ट में, वहाँ बालू इलाका ज्यादा है, तो वहाँ देखेंगे कि बहुत खाते हैं सब, वहाँ पाया जाता है क्योंकि दूसरा अन्न नहीं होता है। तो आखिर यही ठीक है, वो सब कंडीशन चले हो गया। अब यहाँ कोई अन्न की कमी तो है नहीं, यहाँ हमारे यहाँ, तो वही कंडीशन की बात हो रही है। एक जगह को छोड़ दीजिए, तो
और वैसे भी अन्न बहुत पैदा हो रहा है। मैं उसको इसका एक उदाहरण और दूंगा आगे आपको। अगर कोई एक क्वेश्चन करता है तो एक क्वेश्चन का जवाब समझ लो, फिर दूसरा क्वेश्चन रिपीट करो। ऐसे कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, जवाब प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पा रहा। हाँ, तो पहले इस पर आ जाता हूँ, फिर जाता हूँ। अच्छा, कुछ लोगों का थोड़ा देर, कुछ लोग नहीं बोले, उनको मैं बता देना चाहता हूँ। 3 केजी मुर्गे में 10 लोग मान लीजिए भोजन कर पा रहे हैं। 10 केजी अनाज में 40 लोग, 35 लोग भोजन कर पा रहे हैं। तो क्या इफिशियंट वे है टू फीड द पीपल इज टू गो फॉर वेजिटेरियन। ठीक है, तो हम वेजिटेबल्स और वेजिटेरियन को ज्यादा प्रीफर कर। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर हम डेयरी इंडस्ट्री और मीट इंडस्ट्री में जो हम झोंक रहे हैं जमीन, जैसे आज भी आप सर्च करेंगे तो 73% जो लैंड्स यूज होता है खेती के लिए, वो यूज होता है फॉर एनिमल्स, ज्वार मक्का बाजरा उगाने के लिए। अमेजन के जंगल इसलिए भी कट रहे ताकि वहां पर हम चारा उगा सके, ताकि जो जानवर हम आर्टिफिशियली पैदा कर रहे हैं इंसेमिनेट करके, उनको खिलाया जा सके, उनको फीड किया जा सके। तो वो जंगल जो है ऑक्सीजन का बहुत बड़ा केंद्र है। तो आप ये देखिए कि 73% हम लैंड्स यूज कर रहे हैं सिर्फ जानवरों की खेती के लिए। वो जानवर तबके नहीं, उनको हम जबरदस्ती मतलब टारगेट करके पैदा कर रहे हैं। वो जंगल में तो अपना काम वो खुद कर लेते। तो ये 73% के अलावा 27% में पूरी दुनिया को हम फीड कर पा रहे हैं। कितनी दुनिया को? पूरे 800 करोड़ लोगों को। भूखमरी के शिकार आज भी लोग हैं, बहुत लोग भूखमरी के शिकार हैं। अगर ये खेती जानवरों के लिए ना करके हम सिर्फ 10% यानी कि 37% बस बढ़ा दें, तो दुनिया में इतना अनाज होगा कि खत्म नहीं होगा 1 साल के लिए, और सब लोग भरपूर भोजन करेंगे। तो ये इफिशियंट वे है फीड करने का। आज अगर जहां कमी है अन्न की, वहां पर भी आप पहुंचा सकते हैं, बस 10% मात्र बढ़ा करके। अच्छा, जैसे लोगों को ये कहना है कि अगर नॉनवेज ना खाया जाए तो जानवरों की संख्या बढ़ेगी। हाँ, ये तो इस पे क्या करना होगा? आबादी बढ़ने वाला आपका था ना, यही था ना बेसिकली आपका। नहीं खाए तो आबादी बढ़ जाएगी। अच्छा अगर हम लोग नहीं खाएंगे जी, तो उससे अगर अच्छी चीज है तो अच्छी चीज बताइए, और बुरी चीज तो बुरी चीज बताइए। क्या है? हाँ, वो मैं बताऊंगा, वो मैं बताऊंगा आपको। आप मतलब आए हैं कि हम लोग वीगन बन जाए ना, मतलब आपको कहना नहीं यार, मैं टारगेट करके नहीं आया हूँ, बताने आया हूँ। अच्छा, अच्छा कि आपको सब्स्टिट्यूट चाहिए, ठीक है ना, वो बताऊंगा आपको। पहले सुन लीजिए कितनी क्रूरता हो रही है। अब देखिए, हाँ, वो ऑक्सीटोसिन होता है। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन हमारे भारत में बैन होता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो संकुचन का काम करता है। थनों में इतना ज्यादा दबाव होता है ना कि वो दूध निकालना पड़ जाता है, उसको बहुत भयानक पीड़ा होती है। खत से मारा, देखिए उसका 2-4 मिनट में दूध तैयार, उसका खतरनाक इंजेक्शन होता है। तो अब देखिए, सर ने पूछा कि, सर ने जैसे आप ही लोगों की बात बोली होगी इन्होंने, कि अगर हम जानवरों को न खाने की संख्या बहुत ज्यादा तादाद में हो जाएगी ना, ऐसा इन्होंने बोला। ठीक है, तो आप ऐसे देखिए ना कि जैसे हम जिस जानवर का इस्तेमाल करते हैं वही तो बढ़ रहा है, क्या वो कम हो रहा है? आप सफेद मुर्गा देखिए, उसको क्या बोलते हैं? ब्रॉयलर। क्या बोलते हैं? ब्रॉयलर। जब ब्रॉयलर को आप लेकर जाते हैं घर पे, हर दिन लाखों कटते हैं, तब भी उनकी संख्या क्यों बढ़ती है? आर्टिफिशियली हम उसको ऐसा सिस्टम दिए, वो बढ़ रहा है। और सुनहरे कलर के जो मुर्गे होते हैं उनकी संख्या, वो ब्रीडिंग वाले नहीं है, तो उनकी संख्या एक सीमित दायरे तक रहती है। आज दुनिया में बहुत ज्यादा गाय, भैंस, बकरे, चौपाया जानवर जिनका मांस उगाना है, वो संख्या बढ़ रही है। नील गाय की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है? नील गाय जंगल में रहता है ना, उसको तो हम नहीं खाते हैं। अगर हम जिसको खा रहे, संख्या क्या बोला गया था अभी, कि हम जिसको खाते हैं नहीं खाएं तो संख्या उसकी बढ़ जाएगी। हम जिसको खा रहे हैं उसी संख्या बढ़ रही है। उल्टा हो गया, उल्टी गंगा बहा दिए हम, क्योंकि हम डिमांड कर रहे हैं और इंडस्ट्री उसको टारगेटली बढ़ा रहा है। आप छोड़ दीजिए, अपने आप सबकी संख्या सीमित हो जाएगी, बढ़ेगा ही नहीं। क्या लगता है आपको कि आप मुर्गा करेगा, हटो यहां से, मेरी संख्या बढ़ गई है? नहीं, अब छोड़ दीजिए, वो नहीं आएगा, उसकी संख्या सीमित हो जाएगी, बढ़ेगी ही नहीं। चलिए,
अल्टरनेटिव्स की बात आप रखी है सब, आप बता दीजिए आराम से। क्या? हाँ, एक मिनट अरे हम भूल कुछ गए। पूछे थे मतलब कि हमारा जो हमारे हाँ, यहाँ का याद जो आ गया, स्टेपल डाइट pesticide। है उसमें अब इतना, क्योंकि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग लैंड जो है वो छोटा होता जा रहा है, जिसकी वजह से बायोकेमिकल्स का यूज करके लोग ज्यादा से ज्यादा ग्रेन्स को उगा रहे हैं। ठीक है, अगर उसको हम लोग खाएंगे तो हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से सप्लीमेंट के तौर पे हम लोग मिल्क और एग का यूज करते हैं। तो अगर हम लोग उसको नहीं खाएंगे तो हमारा नरिशमेंट कैसे होगा? अभी आपका टॉपिक है, ठीक है ना? तो इन्होंने बोला कि सप्लीमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है? ये माइक अभी तक आप लोग इंग्लिश में भी कंफर्टेबल हैं? ओके ओके ओके, सो दोनों यूज करते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों, बाइलिंगुअल। सो अभी तक मेरे को जितना ऑब्जर्व मैंने किया है, मेरे को ये समझ में आया कि सबसे पहले तो ये हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है, जैसा आपने रिलीजन की बात कही, ठीक है? धार्मिक जो भी पुराण है या जो भी चीजें हैं उस एस्पेक्ट पे नहीं जाते, सब हम इंसान हैं कि नहीं? ह्यूमंस हैं, सोशली एक्टिव ह्यूमंस तो हैं, बहुत लॉजिकल भी है, बहुत प्रैक्टिकल भी है, एंड इमोशनल भी ऑन द सेम साइड है, ये तो हम है। तो मेरे को ये चीज समझनी है कि जब हम एक ह्यूमन है तो ह्यूमैनिटी के भी तो कुछ ग्राउंड्स होने चाहिए ना हमारे अंदर, कि नहीं होने चाहिए? तो एनिमल्स को आप क्या समझते हो कि वो हमसे कम है? मतलब आप अपना ओपिनियन दे सकते हो, जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे उस चीज पे आए तो आपको हमारे लिए बोलना है कि हाँ वो तो हमसे ऊपर है ये। जी जी एक सेकंड बस, ठीक है। अच्छा, तो आप एनिमल्स को क्या समझते हो? मतलब कोई भी अपना थॉट बताना चाहे कि वो क्या है, कोमोडिटी प्रोडक्ट्स है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कि क्या है वो? कुछ भी, कोई भी। तो फिर आप कैसे खा लेते हो उनको? वो सब खाते। एक सेकंड, तो आप शेर हो, आप जंगल में जाओ, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे कॉलेज में? आप टीचर क्यों बन गए? आप शेर बनिए सर, है ना? डॉक्टर्स, अच्छा एक मिनट, आप लोग वैसे नॉन वेजिटेरियन कितने? पहले डॉक्टर्स की बात अभी क्लियर करते हैं। ओके, आप काट के खाते हो कि आप खरीद के लेके आते हो? कितने लोग काट के खाते हैं? खरीदने वाले तो बहुत है। अरे नॉनवेज बनने की क्लास नहीं है यहाँ पे। अच्छा कोई नहीं, एग खाते हैं। अच्छा, वो भी एनिमल बेस्ड ही प्रोडक्ट है सर, आप ये समझ ही गए हैं, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने भी कवर किया। और यहाँ पे हाँ, कई बार उसका सारा सब्स्टिट्यूट मेरे पास है, इवन एक एक प्रोडक्ट का हम लोग लिख के लेके आए हैं, तो उस पे भी आएंगे। बस मेरे को ऑब्जर्व करके जो 2-3 बातें समझ में आई कि हमारा माइंडसेट कहाँ जा रहा है, फिर उसके बाद हम सब्स्टिट्यूट पे आते हैं। तो हाँ, कौन कौन काट के खाता है उन्हें प्लीज? कौन काटता है अपने सामने और खाता है? एनी मुस्लिम ओवर हेयर प्लीज? नो ऑफेंस टू एनीवन प्लीज। कोई मुस्लिम है यहाँ पे? अरे कोई है तो हाथ उठा सकता है भाई, ह्यूमन तो हो ना। ऐसा नहीं कि मुस्लिम है तो काट के खा लो। तभी मैंने पूछा ना कि कोई है, कि कोई खुद काटता है तो फिर बताए, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं काट रहा है ना उन्हें। तो आपको पता तो होगा ही कि आप किसी को काट के खा रहे हो, हाँ कि ना, ये तो पता होगा ना कौन खाता है। आपको खाना है वो आपकी मर्जी, हम तो यहाँ समझाने आए हैं, हम एक एक को वो नहीं कर सकते, बट हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखेंगे इस पार्ट पे। तो जब आप काट के नहीं खा सकते हो तो आप ऐसे भी कैसे खा सकते हो कि मतलब जब आपको पता है, जो आप मटन कहते हो, जो भी नॉन वेजिटेरियंस होंगे, आप कहते हो कि मटन खा रहे हैं हम। मटन क्या है? एनिमल ही है ना, वो तो हमने नाम दे दिया कि भाई मटन है, चलो आज तो मटन बिरयानी बनेगी, बट है तो एनिमल का ही ना वो फ्लैश। हमें कट लग जाता है, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, बहुत छोटा सा में कट लग गया, दरवाजे में हमारी उंगली फंस गई, कितना दर्द होता है। मम्मी मम्मी निकलता है कि नहीं भाई? निकलता है ना। तो आप उसे काट दोगे, सोचो क्या क्या सोच रहा होगा या क्या क्या सोच रही होगी। तो एक एम्पैथी का साइड भी होता है ह्यूमंस का, प्लीज आप उसको भी देखिए कि एम्पैथी नहीं भी है, प्लीज आप सिंपैथी की तरफ जाइए।
और थोड़ा सा देखिए, अगर आप उसको काट नहीं सकते हो तो आप उसको कटे हुए को खा कैसे सकते हो? ठीक है, इसलिए ये वीगनिज्म के ऊपर बात हो रही है। और जो क्लाइमेट का उन्होंने कहा वो भी इससे कनेक्टेड है। क्लाइमेट का किसी को समझ में आया था यहाँ पे कि कैसे कनेक्टेड है? कोई अगर एक बार रिपीट करना चाहे तो। नहीं, हाँ हाँ हाँ, एब्सोल्युटली। मतलब वो भी तो जीना चाहते हैं ना, वो ऐसा तो नहीं कह रहे कि आओ भाई हमें खत्म कर दो, हम तो जा रहे हैं अब भाई, बस हो गया, भगवान से अब डायरेक्ट मिलना है, ऐसा तो वो नहीं खुद से हमें कह रहे ना। तो इसका इंटरकनेक्शन कैसे है कि हम उनके लिए एक तो इतना अनाज उगा रहे हैं, फिर लैंड की भी सर ने बात की कि इतना लैंड हम उनके लिए वो कर रहे हैं, तो ये सब हम ह्यूमंस के लिए भी तो कर सकते हैं ना। इतना हमें उगाने की क्या ही जरूरत है? ग्रेन्स इतने उग रहे हैं, फिर पानी उनके लिए इतना जा रहा है, ये सारी चीजें हो रही, तो ये क्या क्लाइमेट से नहीं आ रहा है? फूड और पानी, फैक्ट्रीज वगैरह होती है, ये जो लेदर वेदर ये सब चीज जो भी फैक्ट्री वगैरह होती है, क्या वो क्लाइमेट से कनेक्टेड नहीं होते हैं? आप वहां जाइए, आप इंडिया में क्यों हैं? एक सेकेंड, अच्छा एक सेकेंड, इंडियन की बात नहीं हो रही है, बट जैसे इन्होंने वहां की बात कही, ये तो फिर एक एक्सक्यूज हो गया कि हमें एनिमल्स को एक्सप्लॉइट करना है। एक सेकेंड, क्या वीगन्स वहां पे भी है? अगर आप देखोगे ना, जैसे सर ने बताया कि ये वहीं से कॉइन होके आया है ये टर्म, यहाँ वीगन्स वहां पे भी है। अगर आप देखोगे तो वीगन्स यूनिवर्सिटीज हैं, वीगन्स स्टोर्स हैं, वीगन कैफेज है। इनफैक्ट ऋषिकेश में कितने वीगन कैफेज होंगे। तो वही है कि अगर हम वीगन की तरफ मूव कर रहे हैं ना, तो प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग सब सब्स्टिट्यूट्स है। मैम ये वीगन जीवन शैली जो है ये बहुत प्राचीन है या फिर अभी ये बिजनेस जो मतलब हमारे जनरेशन में या हमारे से जो पहले कुछ 2-3 जनरेशन पहले नहीं आई है, मैं ये जानना चाहता हूँ। ये और पहले की है। जैसे हम लोग के एक फ्रेंड है, वो 2018 से है ना आकाश वीगन, हाँ 18 से एक वीगन है, तो आप देख लो कि मतलब कितने पहले से नोन में ही है। आदिवासी रहते थे, हाँ, तो वो जो मांस खाते थे और जो शिकार करते थे, तो मैम उनके बीच में ये वीगन जीवन शैली भी तो आई होगी, तब हम जाने। अच्छा, फिर फायर की अगर मैंने वो नहीं होती, इन्वेंशन नहीं होता, तब वो ये चीज करते थे। बट अब हमारे पास तो फायर है, हमारे पास तो ग्रेन है, हमारे पास तो लैंड है, पानी है, अभी तो बहुत अच्छी चीजें हो रही है कि अभी फिर भी कंट्रोल में है। तो कम होते ही जा रहा है, पानी कम हो रहा है, बट उसका वेस्टेज भी तो देखो कि एनिमल्स के लिए हम कितना वो उधर से वो उधर लेकर के जा रहे हैं। जो सर ने बताया कि एक लैंड है उनके ग्रेन्स के लिए, पानी उधर भी तो जा रहा है, हम पॉल्यूट कर देते हैं रिवर को, वो भी तो हमारी मिस्टेक है ना फिर। 70% ऑफ द टॉपिक मैम रिलीजियस बेस की हो जा रहा है, क्योंकि अगर हम देखें हमारी पॉपुलेशन स्पेशली आपने इंडिया की बात की, तो अगर यहाँ पे मेजॉरिटी में अगर हिंदुइज्म है, तो कहीं ना कहीं पे मतलब जो दूसरे कास्ट लोग वो भी एग्जिस्ट करते हैं, और मैम उनके लिए तो उसको कुछ ज्यादा ही प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मतलब ऑफेंस ना हो, बकरा ईद मनाया जाता है और ईद मनाया जाता है, तो उस पे स्पेशली उनका यही जो होता है मतलब चढ़ाने के तरीके से, एक तरीके से मतलब वो धार्मिक बहुत टॉप पे रखा जाता है। तो मैम क्या वो वीगन जीवन शैली नहीं अपनाएंगे या केवल हम ही लोग के लिए? मुस्लिम्स भी वीगन्स हैं, नॉन भी जो मुस्लिम्स है वो वीगन्स ही है। और बात रहे कि जो सेक्रीफाइस की आपने बात की, फिर वो रिलीजन बेस पे आ जाएगा। बट एक सेकंड, वो जो सेक्रीफाइस होता है, अगर आप उसका 1-2 लेवल और डेप्थ में जाएंगे तो वो हमारे ईगो का सेक्रीफाइस है। ये नहीं कि वो, पता नहीं मुझे मुस्लिम्स का नहीं पता कि उसमें कहीं पे ऐसा लगा है कि आप बकरे को काट के उनकी बलि चढ़ाओ, मुझे नहीं लगता, मैंने कभी पढ़ा नहीं, ट्रेंड फॉलो किया है ना कि सुना सुनाया हो गया, वही चीज है। हाँ, आप इस बार भी अगर आप देखोगे, आप अगर कोई वीगन पेज फॉलो करोगे ना, उसमें आपको सब मिलेंगे, मुस्लिम्स, हिंदू, सब आपको मिलेंगे। इनफैक्ट आपको उसमें और ऑल्टरनेटिव्स भी मिलेगा कि भाई बकरा ईद क्यों सेलिब्रेट करते हैं। उससे ही मेरे को भी पता चला कि अच्छा ठीक है, वो सेक्रीफाइस करना होता है अपने ईगो का, या जो भी आपके अंदर लगता है कि भाई ये मेरे नेगेटिव पार्ट्स है। अगर जेलेसी है उसको सेक्रीफाइस कर दो ना यार, वो अच्छी घड़ी पहन लिया, वो अच्छे कपड़े पहन लिया, उसको भी तो हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं ना। उससे हम अपना क्यों मेंटल पीस खराब करेंगे।
तो ये मेरे को नहीं लगता कि कहीं पे लिखा हुआ है कि बकरे को, अल्लाह तो ये नहीं कहते होंगे ना कि भाई हमें बकरा ही तुम चढ़ाओ। वो भाई अगर अल्लाह है, सुप्रीम है, तो वो खाने पीने का अपना खुद भी ध्यान रखते होंगे। आप उनको खुश करो कि आप और अच्छे हो जाओ। ये हो सकता है। किसी गर्ल का एक क्वेश्चन था जी। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है? अगर सब लोग वीगन जीवन शैली को अडॉप्ट कर लेता है, सब लोग इसको अपना लेता है, तो यहाँ पे बेरोजगारी भी तो कितनी ज्यादा है। अगर सारी मिल्क इंडस्ट्रीज या फिर जो भी एनिमल हस्बेंड्री जहाँ पे भी हो रही है वो सब बंद हो जाएगा, तो कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। फिर उनके लिए खाना कहाँ से आएगा? उनके पास तो पैसे ही नहीं रहेंगे, वो लोग कहाँ से परचेज करेंगे? प्रैक्टिकली ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ऐसा क्वेश्चन रेज किया, बट आपको ये लगता है कि पैसे आपको ऐसे कमाने चाहिए कि आप किसी को मार दो? ये तो कंट्रोवर्सी हो गया ना। कंट्रोवर्सी है, बट अगर हम ये चीज को समझेंगे तो हम उसको ऑल्टरनेटिव भी तो लेके आएंगे। भाई कारपेंटर्स होते हैं, है ना, बहुत लोग होते हैं। ठीक है, पर कारपेंटरी का काम अब जैसे कि खाना है वो हमको रोज चाहिए, लेकिन कारपेंटर का काम एक बार हो गया फिर वो लाइफ टाइम तक चलेगा, तो उसका अल्टरनेटिव फिर उनके पास तो कोई काम। मैकेनिक्स होते हैं, प्लम्बर्स होते हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि आप खाली मैकेनिक, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स ये तक भी रखो। वो मतलब भाई हम जानते हैं ना कि हमारा ब्रेन एक दूसरे लेवल पे जा सकता है। हम स्किल अडॉप्ट करते हैं ना, AI स्किल अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कंपटीशन भी तो इतना बढ़ रहा है। कंपटीशन बढ़ रहा है, बढ़ भी रहा है, पर कंपटीशन में जा रहे हैं, तो हर एक इंसान क्वालिफाई तो कर नहीं पाता है। फिर जो लोग नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं उनका क्या होगा? जो नहीं क्वालिफाई करते, फॉर एन एग्जाम्पल कैट का एग्जाम ले लेते हैं। आई होप कि कैट का एग्जाम पता होगा सबको। MBA का एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो भी तो कितने क्वालिफाई नहीं करते होंगे। ऑल्टरनेटिव देते होंगे ना भाई, कोई बैंकिंग का दे दिया, कोई विदाउट एंट्रेंस किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप ऑल्टरनेटिव पे जाना चाहते हो कि नहीं, क्योंकि फिर तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं। जाना चाहते हो सकता है सोर्स नहीं है, कोई बात नहीं, बट जिस आप गवर्नमेंट को वोट दे रहे हो आप उनसे तो डिमांड कर सकते हो ना। आज के टाइम में अगर सोशल मीडिया पे कोई चीज बहुत फैल गई तो आपको भी पता है कि उनको जवाब देना ही पड़ेगा। बहुत रिसेंट एग्जांपल्स हुए हैं, मतलब गवर्नमेंट की यहाँ पे उतनी पॉलिटिकली बात करनी कोई जरूरत नहीं है, बट आप गवर्नमेंट आपने सिलेक्ट किए तो आप उनको कह सकते हो ना। तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट के पास, हमने गवर्नमेंट को बनाया किस लिए? वही मेरा क्वेश्चन है कि बनाया है ना हमारे लिए करना चाहिए, लेकिन आप सब कुछ गवर्नमेंट के भरोसे ही छोड़। सब कुछ नहीं, आप अपने से भी देखो। आप दूसरी सिटीज में मूव करो। फॉर एन एग्जांपल बनारस में अगर मेरे को सेशंस नहीं मिलते हैं अवेयरनेस क्रिएट करने के, तो विल आई फेल? नॉट एट ऑल। आई विल मूव टू सम अदर सिटी ना। लखनऊ जाएंगे हम, दिल्ली चले जाएंगे, बॉम्बे चले जाएंगे। इलिटरेट पर्सन भी बहुत काम कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्वीपर्स हो गए। इलिटरेट भी तो बहुत होते हैं ना, वो ये कर सकते हैं। If they are earning through some cruelty, anyhow they will not get the benefit of that sacrificed or whatever money they are gaining, because that is ethically and morally very incorrect. Yeah. So that is a problem of ego. That is not a problem of unemployment. That is not a problem of government. That is the problem of our own mindset. We have to, that is what we have to sacrifice. Now you are okay. We can move to other things, but there are a lot Okay. of industries in our India. If you want, I can give you one example. Farmers हैं, farmers के बच्चे आजकल क्या करते हैं कि वो दूसरी सिटी में जाते हैं, उनको एग्रीकल्चरल का काम नहीं पसंद है। आज की डेटा मेरे को नहीं पता है, बट ऐसा होता होगा ना कि फार्मर्स के बच्चे जो है दूसरी जगह जाते हैं कि भाई हमें जॉब करनी है, हमें ये करना है, वो करना है। उनको आप फार्मिंग जगह पे भेज दो ना, ये भी तो हो सकता है। एक सब्स्टिट्यूट वो भी तो दे सकते हैं। तो एक सेकंड सर, बस अगर डिमांड नहीं है उस चीज की, अगर डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई नहीं होगी। खाना है तो कहीं जाना पड़ेगा, बैठे बैठाए नहीं मिलेगा। तो डिमांड आप अपनी तरफ से कम करो, सप्लाई कम हो जाएगी। Unemployment is not my thing to take over, because it's about one's own mindset भी कि आपको अगर रोटी कमानी है तो आप कमाइए, कुछ अच्छा करके कमाइए।
आप एक को मार के कैसे आप खा सकते हो, वो ही डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो अनएम्प्लॉयमेंट, वही मैं कह रही हूँ कि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कैट का बताया, फार्मर्स हो गए, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। अब अगर कोई एआई टूल आ जाए तो क्या हम बैठे रहेंगे कि हम जॉब पाने के लिए एआई टूल को भाई सीखेंगे, स्किल अपग्रेड करेंगे? बैठे तो नहीं रह सकते ना, अपग्रेड करना ही पड़ेगा। वही चीज ये सब कैसे रिलेटेड है पर्यावरण संरक्षण से? जैसे बताया ना, फूड ग्रेन्स के लिए लैंड वगैरह बहुत यूज होता है, पानी भी जाता ही है फूड ग्रेन्स को भी उगाने के लिए, और फिर इनके लिए भी, इनकी फीडिंग के लिए भी जाता है, जैसे सर ने बहुत क्लियरली उस टाइम पे भी मेंशन किया था। तो वो सब चीजें जो आ रही हैं, जो लैंड है, फूड है, वाटर है, तो ये सारी जो चीजें ये उनके लिए यूज हो रही है ना। और ये अल्टीमेटली क्यों यूज हो रही है उनके लिए? क्योंकि वी वांट टू ईट देम। वंस वी विल डिसाइड कि भाई हमें नहीं खाना है, वो जब डिमांड ही नहीं जाएगी तो वहां से वो चीजें हटती जाएंगी। खाने के केस में तो हम लोग भी हैं मैम, जैसे वीगन जीवन शैली में जो कुछ चीजें आई, जैसे दूध को लेकर के, हाँ, तो मैम अगर उसको हम जोड़ेंगे कि अगर वो हम ना अपनाए, वो वीगन जीवन शैली में आ जाएंगे, तो मैम जैसे मोस्ट ऑफ द इंडियंस पहले टाइम पे फार्मर्स थे और उनके पास ज्यादातर करने के लिए खेती थी और वो दूध बेचते थे और उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो ठीक होती थी। हाँ, तो अगर मैम उनके लिए भी दूध बेचना, अगर वीगन जीवन शैली के अगेंस्ट में जाना होगा, तो मैम उनके लिए एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगी? वही जैसे इनको मैंने बताया कि एम्प्लॉयमेंट अगर ढूंढना है तो वो अपने ही हाथ में है, कि अगर डिमांड नहीं है तो सप्लाई नहीं जाएगी। हो गए भविष्य में कि हम ISPCS की तैयारी करेंगे, हम बैंकिंग में जाएंगे, हम टीचिंग में जाएंगे, सबका अपना एक सपना होगा। लेकिन बाय द वे भविष्य में बहुत से ऐसे छात्र होंगे जो ISPCS की तैयारी करेंगे, प्री क्वालिफाई करेंगे, मेंस देंगे, इंटरव्यू भी देंगे। लेकिन क्या जरूरी है कि हर छात्र प्री क्वालिफाई करे ही करे, या मेंस क्वालिफाई करे ही करे, या इंटरव्यू क्वालिफाई करे ही करे? जरूरी नहीं ना है। एक समय ऐसा आएगा कि अपने माइंड को हमें सेटअप फिर से करना पड़ेगा कि हमें इस फील्ड में सफलता नहीं मिल रही है, हमें किसी और फील्ड में करियर बनाने की जरूरत है। हमारे साथ के हमारे क्लासमेट्स ही कह लो, अच्छे अच्छे स्टूडेंट थे जो ISPCS की तैयारी कर रहे थे, इंटरव्यू भी क्वालिफाई किए, मतलब इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाए। जब नहीं कर पाए तो वो अपना फील्ड जो है चेंज किए। ISPCS तो नहीं बन पाए, लेकिन टीचिंग PhD साथ में कर रहे थे, टीचिंग में आ गए, माइंड सेटअप किया ना। तो ऐसे ही अगर हम किसी एक काम को कर रहे हैं, अगर उस काम को बंद कर दिया जाए तो हमें किसी दूसरे फील्ड में काम तो करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो अपना दिमाग है कि हमें अब किस फील्ड में जाना चाहिए, कि हमें वहां से हमारा रोजमर्रा की चीजों की आवश्यकता है तो उसको हम वहां से पूरा कर ले, तो करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हमारा यहाँ पे हमको यही काम आता है, हमारा ये काम बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम खाए बिना मर जाएंगे। अरे हम इंसान हैं, हमारे पास भगवान ने 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, हाथ दिया है काम करने के लिए, काम करेंगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, संतुष्ट हो सब लोग? दूध की जगह क्या यूज करें, अंडे की जगह क्या यूज करें? तो अगर दूध की बात की जाए तो दूध भी बहुत टाइप्स के होते हैं, जो कि प्लांट बेस्ड होते हैं और विदाउट एनी क्रूएलिटी के होते हैं, कि भाई हम एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे किसी भी एनिमल्स को, जैसे सर ने पूछा। तो सबसे पहले सोयाबीन किसको पता है? जी जी बिल्कुल। तो उसका भी दूध आता है। हाँ, उसका दूध आता है, वो किसी एनिमल बेस से तो आता नहीं होगा, मतलब गाय तो नहीं देती होगी ना, सोयाबीन का है तो। उसके बाद फिर ओट्स किसको किसको पता है? सफोला का ओट्स हो गया, ये वो, उसका भी दूध आता है, पता है? हाँ, ओट्स का भी दूध आता है, सोयाबीन का भी दूध आता है। ये आपको हो सकता है थोड़ा बिटर लगे टेस्ट में कि भाई ये तो हम क्या ही पी गए, उसका भी ऑल्टरनेटिव है, मिलेट मिल्क आता है, वो भी ग्रेन्स का होता है, जिसको एग्रीकल्चर का, जैसे सर आप कह रहे हो, हाँ,
तो एग्रीकल्चर का जिसको नॉलेज है उसको मिलेट का भी पता होगा, तो मिलेट मिल्क भी आता है और ऑनलाइन ये सारी चीजें अवेलेबल होती है। इनफैक्ट वाराणसी में अब स्टोर्स में भी अवेलेबल है, कुछ कुछ स्टोर्स में अभी भी अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें, और बादाम कौन कौन खाता है? बादाम का भी दूध आता है, पता है? कोकोनट मिल्क, हाँ कोकोनट मिल्क, बट उसका भी कुछ और पैरामीटर है, इसलिए आई डोंट रिकमेंड। बजट में भी होता है। टेट्रा पैक आता है, एक सेकेंड, टेट्रा पैक आता है और वो मोस्टली ऐसा होता है, आपने अमूल का भी टेट्रा पैक देखा होगा, इतना बड़ा रहता है, वो भी इतना ही बड़ा रहता है। प्राइस दोनों का आप चेक कर लेना, ऊपर नीचे 19-20 हो सकता है, बट बहुत ज्यादा नहीं होगा। कैश्यू का भी मिल्क आता है, कैश्यू मिल्क, ये भी पता होगा। और आलमंड और कैश्यू का दोनों मैंने पिया है और उसकी चाय भी बहुत अच्छी लगती है, जिसको है ना सुबह सुबह चाय पीनी होती है, वो भी बहुत अच्छा होता है। और अगर आपको और कुछ ज्यादा चाहिए कि जो थोड़ा और लेस हार्मफुल हो, डेयरी के सब्स्टिट्यूट में, ना कि ओट मिल्क वगैरह के सब्स्टिट्यूट, लेमन टी ट्राई कर लो ना, अस्सी घाट पे बहुत अच्छी मिलती होगी। किसी ने पी है अस्सी घाट की लेमन टी? अच्छी मिलती है, आपको अच्छी लगती है, आप वो भी ट्राई कर सकते हो, वो भी प्रॉपर वीगन है। चाय नहीं पसंद है? अच्छा, माय सिंपल थिंग इज, अगर हम अपने ऊपर वो सब नहीं कर सकते तो प्लीज दूसरों के ऊपर भी ना करें। पढ़ने के लिए आपको किसी को सेक्रीफाइस करना इम्पोर्टेंट है। ये तो फिर वही बात होगी कि हम सुख करते आए जोड़ देते हो आप। अच्छा, किसके किसके छोटे भाई बहन है, पहले तो मेरे को आप ये बताओ। आपने अपनी मॉम को देखा होगा जब डिलीवरी हुई होगी, अगर उनके स्टिचेस वगैरह का कोई सीन होगा, उनको पेन होता है, उनको कहा जाता है आप रेस्ट करो प्लीज, और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि हम आपका सब काम कर देंगे, पानी देना, जो भी खाना वाने का, जो भी एडिशनल काम है घर के या जो भी रहते हैं वो हम कर देंगे। तो आप ये सोचो, जो आपने कहा कि वो जुड़ भी जाते हैं, तो जब हम एक मॉम के लिए ऐसा कर सकते हैं, हम किसी और के लिए भी तो कर सकते हैं ना। अगर एक आदमी अपना कुर्बानी देके 100 आदमी को बचा सकता है तो कौन सा काम करना चाहिए? फिर तो ठीक है, क्यों ऐसा? तो आर्मी को हटा दिया जाए। आर्मी क्यों? मैं डायरेक्ट आर्मी हटा दिया जाए। आर्मी की बात कर रहा हूँ। आदमी भी तो आर्मी है। जानवर की आप बात कर रही हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। एक सेकंड, जो आपने कहा ना ठीक है, वो ही ठीक नहीं है, वो ही हमारा पूरा पॉइंट है। अगर थोड़ा सा भी कंपैशन है तो आपको ये जो टेस्टिंग हो रही है, इन्वायरमेंट है, लैंड है, जो भी है, अगर वो एक कंपैशन आ गया ना उनकी तरफ, तो फिर आप ये सब कुछ नहीं देखोगे। और अगर सच में आप मतलब ये सब चीज को चाहते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह चीज की आपको कुछ लगता है, तो बहुत सारा मतलब जॉब्स हैं अभी अवेलेबल, ऐसी नहीं कि नहीं है। जॉब्स के बारे में मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कुछ सैक्रिफाइस करके, जैसे आप कह रहे हो कि इंसान सैक्रिफाइस क्यों करेगा 100 लोग को बचाने के लिए, तो वो सैक्रिफाइस करता रहे, उसको मजा आ रहा है? नहीं, आप बताओ, वो उसको मजा हो रहा है, तो हमने उसको क्या कर लिया, अडेप्ट कर लिया, आदत है कि अरे कट रहा है, छोड़ना यार, कटने दे उसे। तो धीरे धीरे वी आर आस्किंग कि धीरे धीरे, नहीं डायरेक्ट आप मत पहुंचिए, आप एकदम धीरे धीरे अपने पेस पे चलिए, बस इस थॉट के साथ चलिए कि जाना है, वो गोल है। जिंदा आप नहीं कर पाओगे, जिंदा आप नहीं कर पाओगे। हाँ, सब्स्टिट्यूट अगर फिर भी किसी को गोट जैसे कि मटन कह देते हैं, अगर उसका किसी को सब्स्टिट्यूट वगैरह जानना है तो उसका भी बताएं। मैम जैसे दूध हमारा जो है बोला जाता है मल्टीविटामिन होते हैं, और हमारा जो है खाने में जो रह जाता है वो दूध पूरा कर देता है, तो क्या मैम एकदम रेकमेंडेड होगा कि एकदम दूध के इक्विवेलेंट होगा, या फिर अलग अलग विटामिन के लिए हम अलग अलग सब्स्टिट्यूट? नहीं, जब आप ये सब आलमंड मिल्क वगैरह लोगे ना, उनके पैक के भी पीछे लिखा रहता है कि आपको कितना क्या मिल रहा है, आयरन मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वो सब फोर्टिफाइड रहता है, तो वो उसमें इन्वॉल्व रहता है। किसी किसी में शायद विटामिन ए का भी कुछ रहता है सीन, तो वो आप ऑनलाइन प्रॉपर चेक कर सकते हो। तो क्योंकि जो आप डेयरी वाला कंज्यूम कर रहे हो ना, वो तो भाई जैसे इन्होंने बताया कि ऑक्सीटोसिन वगैरह लगा के हो रहा है, तो दैट इज नॉट ऑल्सो हेल्दी फॉर द लॉन्ग टर्म। जिनके घर की गाय भैंस है उनके लिए, घर के लिए अगर वो पाल रहे हैं तो आप एक बार पूछना कि क्या वो दूध दे रहे हैं कहीं, तो हम ले सकते हैं, वो आप ले सकते हो, बट वही है कि जैसे इन्होंने बताया कि वो कैसे उनको प्रेग्नेंट करते हैं, दैट इज बैड, है ना, वो भी चीज तो हम नहीं देख पाएंगे ना आंखों से अपनी, तो वही चीज है।
जगह कहाँ है? जगह बहुत बनेगी, आप तो कम तो करिए मांस मच्छी खाना। इतने जनसंख्या बढ़े, अर्बन है, अर्बन में बहुत जानवरों को एक सेकेंड, बकरी घूमने का जगह नहीं, लोग खाली तो आप ये बताओ, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, तो क्या उनको काट दे, ह्यूमन मीट बेचे, कंफर्टेबल हो आप? तो मैम जितना कर सकते उतना ही नहीं करेंगे। आप करिए, आप 1% करके तो देखिए। फाइनल क्लोजिंग क्वेश्चन, 2 लोग का है, गवर्नमेंट नहीं कुछ करती इसके लिए। बीफ कहाँ क्यों एक्सपोर्ट हो रहा है दूसरे नंबर पे? अच्छा, अभी जो डॉग वाला केस हुआ था वो किसको किसको पता है? डॉग वाला, वॉज दैट राइट? जो 11 अगस्त को आया था, वॉज दैट करेक्ट? मॉरली, एथिकली, ह्यूमैनली, वॉज दैट करेक्ट? अगर मैं रास्ते में किसी को पागल कुत्ता काट दे रहा हूँ, 3 महीने बाद मर जा रहा है, तो ये भी करेक्ट? रास्ते में अगर आपने देखा होगा, लड़के रेप भी कर देते हैं। मैम सेम क्वेश्चन, बस एक, ये जो डॉग वाला है ना, ये बचपन में क्या नाम से हम जब थे तो कुत्ता था, हम सोचे कि सब भगा रहे थे, हम सोचे कि चलाए उसे एक्टिविटी कर लिए, पकड़ के लटक के रास्ते में टेढ़ी हो गया। इसका कौन आंसर देगा? ठीक है, हैंडीकैप में आएंगे कि किसमें आएंगे? नहीं नहीं, आप एकदम सही है और आपकी उंगली एकदम बची हुई है। टेढ़ी हो गई, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, अब जो डॉग्स की सर ने जैसे बात की, गुस्सा सबको आता है, सब कोई बहुत कुछ बोल देता है, इंसान तो थप्पड़ वप्पड़ भी लगा देता है, जेल भी जाता है ना। बट आप ऐसा तो नहीं कि एक परिवार में एक जन ऐसा तो आप 7 आठों को उठा के रख दोगे। आपको पता है क्या करना चाहिए? एक सेकेंड सर, आपको वहां रुक जाना चाहिए, वो नहीं करेगा। आप नंबर ले लीजिए, आप नंबर ले लीजिए, गारंटी है। बाइक से जाएगा तो पीछे दौड़ा, आप रुक जाइए, 2 सेकंड रुक जाइए। कर दिया उसके बाद उसके सामने अब हम खड़े रहे हैं मैम, जैसे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, उनकी भी तो कोई साइकोलॉजी होती है। अब उनको पत्थर कोई मार देगा, पानी डाल देगा, ये सब करेगा तो आप इस वजह से वो कुत्ते जो पागल होंगे, अरे पागल आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? भौंक दिया तो पागल है, ये तो नहीं ना आप डिफाइन कर सकते हो। अभी हम चिल्ला रहे थे कि हम पागल हो गए। होता होगा ना, कोई दूसरा जानवर उनको जब काट लेता है। देखिए उसमें क्या होता है, जो आपने कहा रेबीज होता है, ठीक है, रेबीज होता है। अब जो ऑर्डर आया ना कि कोविड में सबको वैक्सीनेशन हुआ होगा, प्लीज कम ऑन गाइस, नहीं लगवाया था? आप कैसे बैठे हो? मोदी गवर्नमेंट छोड़ कैसे दी? तो कोरोना के टाइम में भी वैक्सीनेशन आया था कि नहीं? कि इंसान को मार दिया गया, कोरोना हुआ मार दो, शेल्टर पहुंचा दो, ऐसा तो नहीं हुआ था ना यार। हाँ, बट वही सर है कि रेबीज के लिए भी वैक्सीनेशन है, तो वो क्यों नहीं कर सकते हम? क्वेश्चन था आपका। मैम क्वेश्चन है, जैसे कि गलत है, एकदम इलीगल है, वो गलत है, गलत है, मना करते हैं। जैसे मैंने बताया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैंने इनको भी बताया और एक जन को उधर से पता भी है। सिंपल फॉर्म भरेंगे, आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात तो चेकिंग भी ज्यादा नहीं होता है, लेकिन अगर इंसान को डायरेक्ट आपको दे जाएगा, हो जाएगा। हम नहीं कर रहे ना एक्सपेरिमेंट। हाँ, आप खुद से तो नहीं ये चीज करोगे ना। बट मेरा क्या पॉइंट है कि अगर आप उनको एक लिविंग बीइंग समझ रहे हो, तो आप उनके साथ भी कैसे कर सकते हो। और बात रही आपकी कि क्यों उनके ऊपर हो रहा है, क्यों नहीं कार्रवाई होती है, लीगली कुछ एक्शन लिया जाता है। ऑर्गेनाइजेशंस वर्क करते हैं। आप एक बार, आपको अगर मानो आप सोशल एक्टिविस्ट देख लो, करते हैं। काम हो नहीं पा रहा है, क्या काम नहीं हो पा रहा है? इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। आई एग्री, नहीं हो पाता है, आई एग्री, नहीं हो पाता है। इसके अलावा
यूनिटी रहेगी ना, वो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। यूनिटी हो जाएगी तो ये सारी चीजें कभी ना कभी कुछ ना कुछ परसेंट तक कम हो जाएगी। अगर आप मतलब आप लोग में से कुछ बुरा मत मानना, अगर किसी के चलो ठीक है फैमिली पे नहीं आते, अड़ोस पड़ोस में कॉलोनी में कुछ ऐसा हो जाता है जहां पे भाई यूनिटी चाहिए कॉलोनी वालों की, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल पार्किंग को लेके कुछ हो जाता है कि यहाँ पे आपकी 4 व्हीलर नहीं खड़ी होगी मेन रोड पे, आपको प्रॉब्लम होगी ना कि भाई हमारी गाड़ी क्यों वहां खड़ी, यूनिटी चाहिए ना। वही है कि आप यूनिटी पे तो जाओ, और उसके लिए पहले अपने आप को वो विल पावर पे लाओ कि हाँ मुझे इनके लिए बोलना है। अगर आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा। बट आप तो नॉन वेजिटेरियन हो। इम्प्लीमेंट नहीं होता है, आई एग्री। बनारस में भी बहुत सारी चीजें इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं, गड्ढे रहते हैं, कूड़ा रहता है, ये सारी चीजें बोलना पड़ता है। कितने लोग जाते हैं नगर निगम पे बोलने के लिए, इसके लिए आप ट्विटर करो, हो जाएगा, हो जाएगा। ये रियलिटी में हुआ है। तो उससे क्या हो जाएगा फिर? जो हरित क्रांति आई तो वो भी केमिकल यूज करता है। हाँ तो फिर ठीक है, बैठ जाइए। देखिए इन्होंने एक बात बोली। अच्छा चौक खत्म हो गया क्या? देखिए आप फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं ना, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। फर्टिलाइजर्स का यूज हम सभी करते हैं, ठीक है, करते हैं ना। इन्होंने कहा कि फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं और उससे पर्यावरण को थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। आप समझिए कि ये ट्रेन जा रही है, ठीक है, ट्रेन जा रही, इसमें हजारों यात्री सवार हैं, 2 रास्ते हैं जाने के, ठीक है, 2 रास्ते हैं जाने के। एक रास्ते पे हम खेती करते हैं, एक रास्ते पे हम मांस का उत्पादन करते हैं, इस तरीके से समझिए बात को। बहुत थैंक यू सो मच। तो वो ट्रेन जा रही है, ठीक है, और 2 रास्ते हैं गंतव्य पर जाने के। एक रास्ते में खेती होती है, वहां पर अगर हिंसा हो रही है 10 यूनिट, कितनी की? 10 यूनिट्स की हिंसा हो रही है, और इस रास्ते पे 1000 यूनिट की हिंसा हो रही है, तो कौन सा अच्छा रास्ता होगा? 10 यूनिट वाला। तो हम एक तरफ नहीं सुनिए, एक तरफ हम पेस्टिसाइड का यूज करके थोड़ा सा दुष्प्रभाव कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ मांस पैदा करके बहुत सारे केमिकल्स तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं। साथ ही साथ हम ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। क्यों? क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, ये तीनों गैसेस कहां से निकलती हैं? मीट इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री से। और ज्यादा उसका मेजोरिटी जो होता है ना गैसेस निकलने का, वो मीट इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री होता है। अच्छा, और यही नहीं, जो डिफॉरेस्टेशन होता है, आप खेती करके सिर्फ 23% लैंड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप मीट इंडस्ट्री को पनपा करके 77%, 73% ज्यादा खेती, ज्यादा जंगल काटे। मतलब मीट इंडस्ट्री इज द मेजर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। काम खत्म। तो हमें क्या करना होगा? वो जो कम न्यूनतम हिंसा वाला है उसे चुनना पड़ेगा। ठीक, समापन कगार पे हम लोग आ गए हैं कार्यक्रम के। देखिए हम क्षमा प्रार्थी आप सभी से, और सर से भी मैं तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूं और धन्यवाद भी करता हूं इनका। इतना ज्यादा समय हमको सर ने दिया, करीब 1.5 घंटे का काम था, लेकिन 1.5 घंटा हो गया ना? हो गया ना? ठीक है, हाँ ठीक है। सुनिए तो अब सुनिएगा, क्या करते हैं कि जो बातें थी आज हो गई, और मुझे पता है कि संतुष्ट आप लोग नहीं हुए हमारी बातों से, होंगे, धीरे धीरे होंगे। वो मेरा चैनल है थिंकर्स एवोल्यूशंस, ठीक है, सभी लोग नोट कर लीजिए, छोटे भाई बहन होने के नाते, और सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो उसको नोट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ग्रुप में सर्कुलेट कर दीजिएगा। अच्छा, ये हो गया एक अपील आप लोगों से। अच्छा, अब आते हैं अहिंसा। अहिंसा के बारे में सब लोग जानते हैं, ठीक है, अहिंसा के बारे में सब लोग जानते हैं ना, कंपैशन, ये सब चीजें। तो हम आज बात करेंगे कि जो आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं ये सब मीट इंडस्ट्री में, वो कितनी क्रूरताओं का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए जो मुर्गे होते हैं, हर 1.5 महीने में, ठीक है, छोटे जो चूजे होते हैं 40 दिन 45 दिन में, उनको हम अप्राकृतिक तौर से बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो जो मुर्गा अभी वयस्क नहीं है, उसको हमने दवाई से अवयस्क कर दिया, उसका मांस तो बढ़ गया, लेकिन उसके नसों में और हड्डियों में ताकत नहीं आई, तो उनको सफोकेशन होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, वो अपना बोझ नहीं उठा पाती हैं। तो ऐसा करके हम हर दिन
18 से 20 करोड़ 21 करोड़ मुर्गे हर दिन मार देते हैं, हर दिन 18 से 20 करोड़ मुर्गे। अब अंडे की मैंने आपको बताया कि 12-15 एवरेज देती हैं, 250-300 अंडे दिलवाते हैं। उस इंडस्ट्री में जब अंडे दिए जाते हैं तो अब तो मैंने तो 1 साल बोल दिया था, 7-8 महीने में अधमरी हो जाती है, 1 साल में उनका हाथ निकल जाता है। उस इंडस्ट्री में जब एक को हम इस्तेमाल करते हैं, पैदा करते हैं, तो उसमें चूजे जो होते हैं ना, नर चूजे जब निकलते हैं, वो लेयर इंडस्ट्री में किसी काम के नहीं होते हैं, कोई काम के नहीं होते हैं। तो उनको क्या करते हैं कि दुनिया भर में 2 करोड़ चूजे प्रतिदिन मार दिए जाते हैं, क्योंकि उनका कोई काम नहीं है। वो जो निकल गए फर्टिलाइज होकर वहां से, तो अब वो मांस नहीं ग्रो करेंगे, वो पतले मुर्गे होते, बस अंडे देने वाले वो मुर्गियां, तो मुर्गे जो होते मार दिए जाते, वो अंडे भी नहीं देंगे। भेड़ बकरी जो होती है उसकी संख्या जान लीजिए, दुनिया में कृत्रिम तरीके से 250 से 300 करोड़ बकरियां पैदा की जाती हैं, जिसमें से 100 करोड़ 90 करोड़ हर साल मारकर इंसान खा जाता है। कभी धर्म के नाम पर, जैसे कुर्बानी प्रथा किसमें आती है? मुस्लिमों में, ठीक है। कुर्बानी प्रथा, और एक प्रथा कौन सी होती है? बलि प्रथा हिंदुओं में, बलि प्रथा हिंदुओं में, कुर्बानी प्रथा मुस्लिमों में। तो दोनों प्रथाओं के नाम पर हम क्या कर रहे हैं? एक निर्दोष का जान लेते हैं, दोनों गलत है, ठीक है। तो अहिंसा के मार्ग पर हमें आगे आना होगा। सुअर भी यहाँ लोग नहीं खाते, मैं मानता हूं, यहाँ आप लोग, तो वही कह रहा हूं। अच्छा, खाते होंगे, हाँ। सुअर बड़ा समझदार प्रजाति है। अगर उसकी सेंसिटिव की बात करें तो एक इंसानी बच्चे इतना सेंसिटिव होता है। दुनिया भर में 200 करोड़ सुअर होंगे, तो 100 करोड़, आधा 50% हर साल मारते फिर उनको पैदा करते हैं। यानी कि इस तरीके से 1 साल में 3 बार बच्चा पैदा करवा देते, जबकि 1 साल में 1 ही बार वो बच्चा देने लायक होते हैं। तो ये कुछ चीजें जिनको जानना है। और भी चीजें हैं, जैसे मछली, लोग बोलते हैं कि मछली को पकड़ने में, खाने में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पर्यावरण से कोई नुकसान नहीं होता है। तो देखिए, थोड़ा सा ये मान सकते हैं, लोग मानते हैं कि ये हमसे थोड़ा अलग होते हैं, जलीय प्राणी हैं, तो लोग मानते हैं थोड़ा से दूर के प्राणी हैं। तो हम ये मानते हैं कि भारी मछलियां जब हम खाते हैं तो उनकी संख्या हम नहीं गिन पाते, वो कुंटलों और टनों में गिनी जाती हैं, ठीक है ना। तो हर साल इसके वजह से जो इकोसिस्टम होता है समंदर का, वो बड़ा खराब होता है। डेयरी इंडस्ट्री में हर साल 6 से लेकर के 8 करोड़ जानवरों को मार दिया जाता है, उनके बच्चों को बस केवल, और गायों की बात छोड़ दिया जाता है। चमड़ा की बात करें तो चमड़े से कितना नुकसान हो रहा है, जो हम चमड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। चमड़े का जो खेती होता है वो भारत टॉप पे करता है, लेकिन इसका जो फंडिंग होती है विदेशों से होता है। वो चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट लेदर बने हमारे देश में ना बने, ये भारत में बने। कारण उसका है कि उसमें इतने सारे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, इतने सारे खतरनाक केमिकल्स की जो नदियों में जाते हैं, तो वहां के लोग जो बसे होते हैं तटीय क्षेत्रों पे, उनको चर्म रोग, कैंसर, मतलब उसके इस्तेमाल से हो जाता है। बहुत खतरनाक केमिकल्स इस्तेमाल होता है। तो चाहते हैं कि हमारे यहाँ बीमारियां ना हो, हम फंडिंग दें, उससे ज्यादा मुनाफा उनसे हम चमड़ा खरीद के कर लेंगे। तो ये सब एक साजिश है हम लोगों के लिए। तो उससे हमारा पूरा जलीय संतुलन खराब हो रहा है। ऊन में भी जानवरों की बहुत बर्बरता, क्रूरता होती है। उसको काटने में, निकालने में, तो बहुत, जहां पर करोड़ों जानवरों का निकाला जाता है वहां बड़ी क्रूरता होती है। 10-20 की बात नहीं कर रहा हूं। रेशम के कीड़े के बारे में बात हुआ था ना, तो कोकोन्स के कीड़े जो होते हैं, जो रेशम कीड़े होते हैं, लगभग 6800 रेशम के कीड़ों को जिंदा उबाला जाता है। तो ऐसे करते करते 10 से 15,000 रेशम के कीड़े जब मारे जाते हैं तब एक साड़ी बनती है। अब देखिए, पर्यावरण की बात करें, जो हम बात की अभी की डेयरी इंडस्ट्री और मांस इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। एक देखिए, वो आपने बोला पर्यावरण के बारे में, आपने पूछा था ना, तो 51% से भी ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैस निकलती है वो कहां से आती है? मांस और डेयरी से। यानी कि 51% के हम जिम्मेदार हैं डेयरी मांस को अपना करके। और हर पशु उत्पाद के उपयोग में हम जैसे क्या करते हैं, 1 से 2 एकड़ जंगल हर सेकेंड काट रहे हैं। 2 एकड़ मतलब कि 3.2 बीघा जमीन हर सेकेंड काट रहे हैं जंगलों की। और मांस डेयरी के उत्पादन में 20 गुना ज्यादा संसाधन अन्न के बदले, अन्न के अपेक्षा हम लगाते, इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ता है,
और भूखमरी और जल संकट की समस्या आ रही है। तो बस इतना ही, बाकी चीज थोड़ा सा बहुत अच्छा। जैसा कि आज का जो हमारा सेमिनार था थिंकर्स इवोल्यूशन फाउंडेशन के संस्थापक करुणेश पांडे जी की तरफ से था। क्योंकि विश्वविद्यालय में आज लाइट भी नहीं है, हम लोग बहुत ही विनम्रता से इस सेमिनार को सुने और हम लोगों को इससे बहुत सारा ज्ञान भी हुआ। पशु क्रूरता से लेके पर्यावरण संरक्षण से लेकर सभी चीज के बारे में हम लोगों को कुछ न कुछ नॉलेज जरूर हुआ, जिसके बारे में हम लोग अभी तक सोचे भी नहीं थे। लेकिन आज हमको इस सेमिनार में इन सब चीजों को सुन के हमें भी बहुत सारा ज्ञान अर्जित हुआ। इसके लिए हम थिंकर्स इवोल्यूशन फाउंडेशन के संस्थापक करुणेश पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो कि हम आपके बीच में अपना अमूल्य समय दिए और हम लोगों को पर्यावरण संरक्षण और पशु क्रूरता के बारे में अपने अनुभव को शेयर किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद करुणेश जी। करुणेश जी के साथ हम लोगों के बीच में मुस्कान कथुरिया जी भी हैं, जो कि वॉलंटियर हैं। उन्होंने भी अपना वाक्यांश रखा आप लोगों के बीच में, जो कि बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक रही। तो मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ थिंकर्स इवोल्यूशन फाउंडेशन के कैमरामैन हैं वकील कुमार जी, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूं। इन्होंने भी अपना कार्य सही प्रॉपर तरीके से किया। और सबसे बड़े धन्यवाद के अधिकारी आप सभी छात्र हो, क्योंकि ये जो कार्यक्रम हुआ, अगर आप न होते तो ये संभव ही नहीं है। आप सभी लोग धन्यवाद के काबिल हो, क्योंकि आप लोगों ने विनम्रता पूर्वक बातों को सुना, धैर्य के साथ सुना, जबकि लाइट भी बिल्कुल नहीं थी। लाइट तब आई जब प्रोग्राम समापन को आया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम सभी लोग धैर्य के साथ बातों को सुने, ज्ञान अर्जन किए, और हम लोगों को इतना ज्ञानवर्धक बातें थी कि हम लोगों को लाइट है कि नहीं है इसका एहसास भी नहीं हुआ। नहीं तो अगर क्लास करना होता बिना लाइट के तो पता चल गया होता कि अरे क्लास नहीं करने लगा, चलो भागो। लेकिन काफी अच्छी बातें, रुचिपूर्वक बातें थी, जो कि हम लोगों को यहाँ पे बांधे रखी और हम लोग सुने। तो इसके लिए हमारे टीचर सौरभ जी भी हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, और अपने आप को भी धन्यवाद देता हूँ कि हम लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया। और आप सभी लोगों को धन्यवाद।